Okay, shall we start? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we did discuss some relevant are associated with the non-current assets, particularly the property, plant, and equipment. A property, plant, equipment is an asset that has a useful life of more than one accounting period and which can be used for production or operations, for rentals, or for administrative purposes. We discussed the components of cost, how they are going to be depreciated, and other relevant subtopics like the correct accounting treatment of subsequent expenditures, how do we deal with the revaluations, subsequent revaluations, an asset is included in the property, plant, and equipment. It is basically recorded at cost initially, and after that, it is recorded at its either at cost or its revalued amount. If we are um, following the cost model, we will record the asset at its cost value, and if we are following the revaluation model, the asset would be subsequently revalued either upwards or downwards depending upon the situation, and we will make adjustments accordingly. If an asset is revalued downwards, we call it basically impairment, and impairment loss was treated accordingly to the situation. While discussing the components of cost, we briefly discussed the IAS 23, International Accounting Standard 23, which is related to the borrowing cost. Today we are going to discuss some additional matters which are basically discussed in borrowing cost. तो हमने जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो एसेट के लिए हम ऑब्वियसली जो वो लेते हैं लोन वगैरह की अमाउंट लें या अगर कोई बोरोइंग की है हमने जो कि स्पेसिफिकली जो कि हमने सर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। हाँ जी, एक मिनट। वो कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वासिक इज वन ऑफ देम, तो वासिक ने कहा है कि थोड़ा सा वेट कर लें कि वो कनेक्ट हो जाए। वासिक कनेक्ट नहीं हो पा रहा। सर वासिक नहीं हो रहा, शहबाज नहीं हो रहा, सर मुइन नहीं हो रहा, अब्दुल्ला नहीं हो रहा, सर काफी लड़के हैं। शहबाज हो चुका है कनेक्ट। शहबाज हो गए, अभी तो मैसेज आया हुआ था। अब्दुल्ला भी हो गया। हो गया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हाँ जी, हफीज काजी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ अननोन से भी इसमें लोग ऐड हो रहे हैं और डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। तो सर ये आप बल्कि यहाँ का सीआर कौन है इस क्लास का? सर वासिक है और वही ऐड असल में नहीं अच्छा, हो पा रहा। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि अब मीटिंग आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। दिस जी कैन जी बी शेयर टू द स्टूडेंट्स लेटर ऑन एज वेल। और जी आप बच्चों को भी ऑथराइज कर सकते हैं कि अगर बच्चे भी कोई रिकॉर्ड करना चाहें इसी मीटिंग को, इसी क्लास को, तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अपने लैपटॉप में। ठीक सर एक काम कीजिएगा कि अभी जो है ना, मैं तो बस अभी यही मैसेज पास ऑन कर रहा था। एक नजर दौड़ा लीजिएगा, अगर कोई फालतू इसमें है कोई डिस्टर्ब करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला, तो उसको जो है ना, ये जिस तरह ये एक आईडी आई हुई थी डेल के नाम से, वो मैंने तो रिमूव कर दिए सर, वो मैंने हाँ रिमूव जी, कर दिए। तो जी सर, तो रिमूव करके तो फिर मीटिंग लॉक कर दीजिएगा ताकि कोई और एंटर ही ना हो सके। ठीक है। ठीक है ये सर। तो होगा। ये ठीक है सर। अली, देखिए अली कौन है इस क्लास में? सर अली नाम का कोई लड़का है नहीं हमारी क्लास का वैसे। बस ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये यार, ये बच्चों आप लोग भी जो है ना, वो जरा ये देखते रहा करो ना कि अगर कोई क्लास में इररेलेवेंट, क्योंकि सर पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाते हुए नहीं ध्यान जाता, तो स्पेशली जो 2-3 जो विजिलेंट बच्चे हैं वो जरा देख लिया करो। और कोई इररेलेवेंट है ना, इसी तरह ना आते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिंदगी में, और कोई काम करने के लिए नहीं है, तो बस दे फाइंड दीस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स के आके तो मैस अराउंड करते हैं। तो चले, ऑल द बेस्ट। ये सर आप मीटिंग लॉक कर दीजिएगा अभी। ठीक है सर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मीटिंग लॉक ना करें, आप माइक्स म्यूट कर दें सबके, क्योंकि एक बार गलती से अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो मीटिंग लॉक हो तो दोबारा कनेक्ट भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर वो ये भी है ना कि अगर वो म्यूट तो मैं सबको कर दूंगा, लेकिन लोग खुद से दोबारा अपने आप को अनम्यूट भी तो कर सकते हैं। नो सर, अगर आप एक बार म्यूट सर आप म्यूट कर दे तो फिर खुद दोबारा से वो खुद नहीं कर सकते अपने आप। फिर जिसे कोई क्वेश्चन हो वो आपको मैसेज कर दे। ठीक है जी। चलिए वासिक का थोड़ा वेट कर लेते हैं। वासिक जो है वो अभी भी या बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक जो है वो 30 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने किया है लॉगिन। तो अदर देन दैट अभी तक वासिक जो है वो, वासिक कह रहा है कि अनेबल टू ज्वाइन। चलें खैर, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने अच्छा,
हाँ जी, ये जैन जो थे ये इनको मैंने क्लास से जो है वो कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो borrowing costs जो थी are interest and other costs that are that an entity incurs in connection with। हाँ, मैं वो क्योंकि अभी बोल नहीं रहा था तो इस वजह से सुलेमान आवाज नहीं आ रही होगी। तो अब जो है वो स्टार्ट किया है। मैं असल में वो जरा देख रहा था, लिस्ट देख रहा था तो इस वजह से। अच्छा, तो borrowing cost जो है, borrowing cost basically is the interest and other related costs that an entity incurs in connection with borrowing of funds। अब यहाँ पे इंटरेस्ट तक तो बात जो है वो ऑब्वियसली समझ में आती है, लेकिन ये जो अदर कॉस्ट्स हैं दैट एन एंटिटी incurs in connection with borrowing of funds, तो ये ऑब्वियसली जरा थोड़ा सा देखने वाली चीज है कि ये अदर कॉस्ट में क्या आएगा। तो एक तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें, एक तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और एक जो है वो एक इसमें जो है वो जो जो अदर कॉस्ट हैं उसमें जो बोरविंग अरेंज करने के लिए जो आपने अरेंजमेंट जो फी पे की हुई होगी, समटाइम्स इस तरह होता है कि जब आपने बॉन्ड्स या कुछ जी जी बॉन्ड्स या कुछ और इस तरह की कोई चीज आप जो है वो इशू करते हैं, तो उस वक्त फिर ये होता है कि बॉन्ड्स इशू करते वक्त आपको फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ती होती है। तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है, वो फ्लोटेशन कॉस्ट भी आप जो है वो ऑब्वियसली इसमें जो भी आपकी बोरविंग कॉस्ट है उसको बोरविंग कॉस्ट के तौर पे लेंगे, और आप जो है वो उसमें एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि बोरविंग कॉस्ट जो होती है वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। तो बोरविंग कॉस्ट जो है वो नॉट ओनली इंक्लूड्स interest cost, but it also includes the other related costs like other costs like एक मिनट, अच्छा चलें। चलें, अच्छा, तो बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं? बॉन्ड्स बेसिकली वो लॉन्ग टर्म जी नहीं, ये इन्वेंट्री वाला चैप्टर नहीं है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, और इसमें इन्वेंट्री रिलेटेड जो है वो चैप्टर है हमारा, और सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड चैप्टर है। जो हमने फिक्स एसेट्स का चैप्टर जो पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्योंकि ये चीज़ें आती हैं, ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था, तो ये चैप्टर हम उसके कंटिन्यूम में बेसिकली पढ़ रहे हैं। पहले भी हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया हुआ है, और अभी हम जो है वो
इसको दोबारा जो है वो उसको जरा थोड़ा सा मजीद डिटेल में जो है वो हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो बोरोइंग कॉस्ट जो है, अशर जावेद, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने, बल्कि मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूं कि इसको हम लोग वापस ले जाते हैं। हमने जो ये पढ़ा था चैप्टर, ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट वाला, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो है, इसमें हमने जो चीजें पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो है वो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें हमने चीजें पढ़ी थी कि पहली चीज तो ये थी कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है क्या चीज, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। ये वो नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और दे आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। स्क्रीन पे तो सब क्या आ रहा है ना? अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो एसेट्स हैं, जो जिनको हम फिक्स एसेट्स या जिनको हम प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट कहते होते हैं, ये यहाँ पे जो है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये यूज किए जा सकते हैं इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेंटल के लिए, अगर ये एसेट आप इसके ओनर हैं, तो आप इस एसेट को रेंट पे भी दे सकते हैं, अगर ये फालतू आपके पास पड़ा हुआ है और आपके यूज में नहीं है, और आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तीनों कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो सकता है, प्लांट और मशीनरी इसमें आ जाएगी। रेंटल के लिए भी यूज हो सकता है, इसमें लैंड और बिल्डिंग्स आ जाएंगी। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, मींस के आप इसको यानी ये जो इक्विपमेंट है, लैपटॉप्स हो गए, फोटोकॉपियर्स हो गए, और इस किस्म की जो चीजें हैं उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो इस किस्म के एसेट्स इस चीज में शामिल किए जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर और इस किस्म के एसेट्स की, इक्विपमेंट, इस किस्म के एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे जो बात की थी वो ये थी कि पहले जो हम बात कर चुके हैं वो ये है कि ये जो एसेट्स होते हैं, इनकी इनको शुरू शुरू में ऑब्वियसली इनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, लाइक एनी अदर एसेट। तो जब हम इनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे लाइक एनी अदर एसेट, तो ऑब्वियसली उस कॉस्ट के कोई कंपोनेंट्स होंगे। उन कंपोनेंट्स को भी हमने डिस्कस किया था कि पहली बात तो ये कि ये कॉस्ट होती क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, और ये सबसे पहला टॉपिक था जो हमने किया था। अब हम जरा उसकी थोड़ी सी डेप्थ में मजीद जा रहे हैं। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पेड or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction. जब आपने उस चीज को खरीदा तो खरीदते हुए आपने कोई ना कोई अमाउंट पे की होगी, वो अमाउंट जो है वो बेसिकली उसकी कॉस्ट कहलाती है। अब ये जो कॉस्ट है जिसके ऊपर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके भी कोई कंपोनेंट्स होंगे। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी डिस्कस किए थे, जिसमें एक तो उसकी परचेज प्राइस आ गई थी, उसकी परचेज प्राइस आ गई थी, ये परचेज प्राइस। फिर इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह और अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आ गए थे, ट्रांसपोर्टेशन आई थी, फिर इसमें साइट प्रिपरेशन थी, इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और इस किस्म की डिफरेंट और कॉस्ट भी थी जो कि हमने इसमें डिस्कस की थी। मैंने आपको बेसिकली नोट करवाई थी। यहाँ तक क्लियर है जी?
अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब हमने ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देख लिए, तो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि एट दैट टाइम जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया था, तो उस वक्त हमने ये चीज़ें छोड़ दी थी। हमने जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे। हम लोग जो मेजर मेजर चीज़ें जो कि कॉस्ट में आ जाती हैं, वो हमने उस वक्त रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, ये जो स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है। हम लोगों ने ये चीज़ वैसे डिस्कस की थी कि अगर बोरोइंग कॉस्ट भी हो, तो बोरोइंग कॉस्ट से क्या मुराद है कि अगर आपने कोई एसेट अगर कोई लिया हुआ है, तो उस एसेट के ऊपर ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपने उधार लिया है, तो उस उधार के ऊपर आप ऑब्वियसली कोई ना कोई आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। तो उस उधार वाले जो एसेट है जिसके लिए आपने उधार लिया हुआ है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट के साथ क्या किया जाए? तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे। मैं वो क्वेश्चंस भी आपके सामने जो है वो यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 किया था, ये मेट्रो बिगैन वाला, जिसका आंसर पता नहीं 43 समथिंग या कुछ आ रहा था। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी किया था हमने कि अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी किया था हमने, जिसमें हमने बोरोइंग कॉस्ट अगर इनकर की जा रही हो, तो बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर जो है वो हम जर्नल एंट्री उसकी हम क्या रिकॉर्ड करते होते हैं, तो वो भी हमने जो है वो देखी थी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी रिपीट कर लेते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्वेश्चन नंबर 10 भी रिपीट कर लेते हैं। बल्कि अगर क्वेश्चन नंबर, हाँ चलें, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 दोनों देख लेते हैं एक दफा जल्दी से। अच्छा, यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, वो मिस्टर नुसरत अली साहब अभी भी हैं हमारे साथ, या नुसरत फतेह अली खान साहब चले गए हैं यहाँ से? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमने जो डिस्कस किया था अभी तक, वो ये था कि क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो टॉपिक है हमारा आज का, वो बेसिकली रिलेटेड था कि हाउ बोरोइंग कॉस्ट वुड बी treated when we are calculating the total cost of a property, plant and equipment. तो क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो हम हाँ जी, आर्किटेक्ट फी जो है, बिकॉज इट्स प्रोफेशनल फी, लिहाजा इस वजह से इनको हम जो है वो ऐड करेंगे। जी सर, मैं बिल्कुल वो कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। एक दो को तो हमने रिमूव किया है, और
जी तैयब, क्वेश्चन आपको यहीं पे ही करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अब जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, तो आई गेस हमें इफ यू वांट तो हम मीटिंग को लॉक कर लेते हैं। ये अनम्यूट कर दिया मैंने सबको। सर बस वासिक ही नहीं आया। सर कर तो दे सर, पर कभी कभी माइक कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो सर उसका भी इशू आ जाता है बीच बीच में। ठीक है, ठीक है सर। जी जी। सर आप काइंडली जो सिलेबस है उसको ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि डेकोरम वैसा नहीं होता, तो मतलब आप उस पूरी इंटेंशन से और उस पूरे आप अटेंशन से पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ा दें ठीक है, तो ठीक है। that would be much उसमें better. हम इस तरह कर लेंगे कि टॉपिक्स तो हम सारे ही डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, लेकिन टॉपिक्स हम कोशिश करते हैं कि हम सारे के सारे डिस्कस करें, और ये काम कर लेते हैं कि हम जो डेप्थ होगी, डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। डेप्थ को हम कोशिश करेंगे कि जो अच्छे अच्छे से 2-4 क्वेश्चंस हैं उनकी असाइनमेंट के तौर पे हम उनको डिस्कस कर लिया करें, वो मैं आपको करने के लिए दे दिया करूं, और आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करे वो फिर आप कोशिश किया करें कि आप लोग फिर उसमें क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करके और इस लर्निंग प्रोसेस को हम आगे लेके जाएं। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। शहबाज का माइक अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, शहबाज किधर हैं जी? शहबाज मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे, 1 मिनट। साद हामिद तो नहीं है ना हमारे साथ कोई भी? ये पुकार जाके ना आ जाएगी ना, फिर तो पुकार दे। चलें खैर, वो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर वो कर लिया जाए, म्यूट कर दिया जाए और वो लिखने पे पाबंदी लगा दी जाए, तो आई मीन देयर इज नथिंग मच दैट दे कैन डू। तो अब वो हैं छोटे छोटे से बच्चे, तो अब वो सीआर सर सर्विश हैं जो इस क्लास की, और वासिक हैं। वासिक कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है हसन, बीच में यार क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था तो इस वजह से शायद आपको आवाज ना आ रही हो, तो वो हाँ वो खैर हम ये इसकी वीडियो क्योंकि बार बार रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हसन, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके थ्रू भी जो है वो हो जाएगी। और नहीं शहबाज यार, हमने मीटिंग लॉक नहीं की है, लेकिन आप मुझे यहाँ पे लिस्ट में नजर भी नहीं आ रहे हैं। शहबाज मुझे लिस्ट में नजर भी नहीं आ रहे हैं, और ये जो जैनब है, जैनब को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। और जारा कौन है? जारा कौन है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो कंटिन्यू करें जी आगे हम। अच्छा शहबाज अभी भी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फारूक, आवाज आ रही है मेरी?
हेलो। मेरा ख्याल है कि लॉक कर दिया जाए। अच्छा, शहबाज हयात साहब अब आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, वो बस थोड़ी सी डिसरप्शन है अक्सा। अब उसमें फिलहाल अब क्या किया जा सकता है। मैं सर सर मेरा नाम अभी लिस्ट में आ रहा है। जी जी, शहबाज साहब का आ रहा है जी नाम। ओके सर। अच्छा चलें, मीटिंग हमने 12 लॉक कर दी। टाइम वैसे हमारे पास थोड़ा ही रह गया। अच्छा, अक्सा जो है वो हमारे साथ है ना अभी? अक्सा अक्सा नहीं है फिलहाल। अच्छा, अक्सा जो है वो कह रही हैं कि उनको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं ब्रीफली एक दफ़ा फिर से सारी बात जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। और ठीक है जी। हाँ, देखिए दोनों क्वेश्चंस अब्दुल्ला, दोनों क्वेश्चंस 9 और 10 जो है वो हम करते हैं। टाइम क्योंकि थोड़ा सा है तो क्वेश्चंस दोनों शायद इकट्ठे ना हो पाए। तो अक्सा कह रही थी कि उनको समझ में नहीं आ रही, तो मैं एक दफ़ा बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हम कोई एक नॉन करंट एसेट जो है वो हम परचेज करते हैं, नॉन करंट एसेट जो है वो एक ऐसा, नॉन करंट एसेट्स भी बेसिकली 4 सब कैटेगरीज के हो सकते हैं। तो हम लोगों ने नॉन करंट एसेट्स जो है वो 4 में से एक वो पिक किए हैं जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट होते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो है वो आया करती हैं। इन एसेट्स को लाइक एनी अदर एसेट्स हम रिकॉर्ड कॉस्ट पे करते हैं। और कॉस्ट जो है वो अमाउंट होती है जो कि एसेट को परचेज करने के लिए पे की गई होती है। अब उसमें जो बेसिक बेसिक से कंपोनेंट्स थे वो उसकी ऑब्वियसली एक तो परचेज प्राइस होगी। फिर अगर कोई गाड़ी है सपोज, तो एक तो आपने गाड़ी परचेज की तो आपने गाड़ी की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपने पे की होगी। वो उसकी परचेज प्राइस हो गई। डिस्काउंट्स वगैरह जो होंगे वो उसमें से ऑब्वियसली डिडक्ट कर लेंगे। फिर गाड़ी को जब आप इंपोर्ट करेंगे तो अच्छा, अनम्यूट तो मैंने सबको ही किया हुआ है फिलहाल। वासिक, अनम्यूट तो मैंने सबको कर दिया है। अच्छा, तो कॉस्ट में उसकी वैल्यू आ गई जो कि हमने पे करके और उसको परचेज किया है। फिर हम उसके ऊपर पे करेंगे जो भी ड्यूटी वगैरह। ऑब्वियसली जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी भी आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। फिर सपोज कि वो कराची पोर्ट पे सामान आया हुआ है तो पोर्ट के क्लियरिंग चार्जेस वगैरह होंगे, वो चार्जेस भी कॉस्ट में ऐड करेंगे आप। फिर कराची से इस्लामाबाद तक लाने की जो कॉस्ट, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपने ऐड करनी है एसेट की कॉस्ट में। इसी तरह जो जो हमारे पास बीच में कोई एक्साइज ड्यूटी है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। और गुड्स जो है वो सर आपके पास, इसमें जो ये फिक्सचर्स और फिटिंग्स जो कॉस्ट है ये किस चीज में आएगा? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स तो एक सेपरेट एसेट है।
और अगर बहरहाल किसी ये किसी इसमें नहीं ऐसे आएगा, जी ये इस कॉस्ट में नहीं आएगा जिसमें आप हम लोगों ने डिलीवरी वगैरह के आने और आने जाने के जो ट्रांसपोर्ट के लग रहे हैं, तो हाँ, उसमें ये फिक्सचर और फिटिंग्स वाले नहीं आएंगे? अगर कोई बहुत स्पेसिफिक कोई फिक्सचर्स या कोई पैकिंग या कुछ ऐसी ज़रूरत है उस एसेट को, तो फिर वो हम ऐड कर लेंगे। नॉर्मली क्योंकि अब जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी या मैंने आपको एग्जांपल दी उसकी मशीनरी की, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो ये चीज़ें ऐड नहीं हो सकती हैं। गाड़ी जो है उसको तो कोई ख़ास फिक्सचर्स वो तो पहले ही चीज़ें सारी फिक्स हुई भी होती हैं। हाँ, अगर कोई मशीनरी है जो कि आपने इंपोर्ट की है और उस मशीनरी को असेंबल करना है, तो असेंबली की कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली उसमें शामिल की जाएगी। क्लियर है? क्लियर है जी? अच्छा, तो यहाँ अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली उन एसेट्स के लिए जिनके लिए आपने कोई अमाउंट बोरो की है और अमाउंट बोरो करने के बाद आपने उसके ऊपर ऑब्वियसली अमाउंट बोरो की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको। अब वो जो इंटरेस्ट होगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाए या जैसे इंटरेस्ट नॉर्मली एक्सपेंस के तौर पे चार्ज किया जाता है तो उसको एक्सपेंस के तौर पे चार्ज किया जाए। दोनों में से क्या काम किया जाए, ये हमने आज का वो टॉपिक है जो कि हमने डिस्कस करना है कि अगर अमाउंट बोरो कर की हुई है किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए और वो एसेट जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन के मराहिल में है, अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, तो जब तक एसेट कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर पे हो रहा है वो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल होना चाहिए। अब कब कब होना चाहिए, क्या उसमें कोई एक्सेप्शंस हो सकती हैं या एक्सेप्शंस नहीं हो सकती हैं, कब हमने इंटरेस्ट ऐड करना बंद करना है, और अगर बोरोविंग्स एक से ज्यादा सोर्सेज से आ रही हों तो फिर उनकी एवरेजिंग कैसे होती है, ये चीज हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करनी थी, जो कि हम सेकंड जो हमने स्लॉट अभी थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 9 और 10 भी उसी में ही डिस्कस हो। थैंक यू।